हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल इंफ्रा करियर एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स की, जो डिफरेंट टाइप्स के पेपर सेट के अंदर दिए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पेपर सेट्स, उसके अंदर दिए गए ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर MCQs है, फिलअप्स है, ट्रू और फॉल्स है, वन वर्ड के आंसर्स है, मैचअप्स है। इन सब को हम जितना अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, जितना कम समय में सॉल्व कर लेते हैं, उतना ही सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D के अंदर हमको टाइम ज़्यादा मिलता है। तो बोर्ड के अंदर आप इन ऑब्जेक्टिव को छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स है, उससे किस प्रकार से जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, टाइम कम लगा के सॉल्व कर सकते हो, वो आज हम जानेंगे। आज गाला पेपर सेट की हम बात करने वाले हैं। गाला पेपर सेट के अंदर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स के दोनों के 5-5 पेपर दिए गए हैं, जिसमें से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का आज हम फर्स्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसका सेक्शन A, जिसके अंदर दिए गए 16 ऑब्जेक्टिव की आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स बेस्ड है, क्योंकि सेक्शन A के अंदर शुरुआत में दिए जाने वाले 16 ऑब्जेक्टिव में 4 ट्रू और फॉल्स, 4 फिलअप्स, 4 वन वर्ड और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQs आ सकते हैं। अब इसके अंदर हमको दो चीज़ का ख्याल रखना है। वो क्या कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन किए जाते हैं, चाहे वो ट्रू और फॉल्स हो, चाहे वो फिलअप्स हो या चाहे वो MCQ हो, लेकिन उसको अच्छी तरीके से जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो वो सारी चीज़ें हम जितना जल्दी हो सके उतना सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे जो मेंशन है, उसके साथ साथ ऐसे अलग अलग प्रकार के दूसरे भी क्वेश्चन उसके साथ रिलेट कर रहे होंगे, उसकी भी हम साथ में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, चालू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स बेस्ड है। क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट है कि द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल P of x इज इक्वल टू 3 + 5x + x³ + x² इज 3। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो एकदम लोअर, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आप सबको ये चीज पता है कि डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ये तो वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट टर्म है, मतलब उसको तो हमें ध्यान में लेना नहीं है। यहाँ पे हमारे पास x एक वेरिएबल है, यानी उसका 1 पावर है। यहाँ हमारे पास 3 पावर है, या हमारे पास 2 पावर है, यानी कि सबसे बड़ा पावर जो है, मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है? 3। यानी कि हमारे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3। तो स्टेटमेंट जो है वो 100% ट्रू है। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है कि द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप 4th चैप्टर में वो चीज पढ़ गए। 4th चैप्टर के अंदर हम हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को, यानी कि वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ z, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल वी कैन से, तो वो सारी चीजों को आप 3 मेथड से सॉल्व करना सीखे। फैक्टराइजेशन से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, एंड तीसरा वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जो एक ऑब्जेक्टिव इसके अंदर से एक्स्ट्रा आता है। साथ में मैंने बताया था, मैं बताता जाऊंगा, और आ भी चुका है बोर्ड में, कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला देने वाले मैथमेटिशियन का नाम क्या है? वो मैथमेटिशियन का नाम है श्रीधर आचार्य। क्या नाम है? श्रीधर आचार्य। ध्यान रखिएगा, श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य ने क्या किया था? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला फाइंड किया था। ठीक है, तो खास गलती ना हो बच्चों कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है उसके साथ रिलेट करने वाले दूसरे अलग अलग क्वेश्चन होंगे, तो हम उसको साथ में ही क्लियर करते जाएंगे। गॉट इट नाउ? अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या डिस्क्रिमिनेंट जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट का जो फाइंड किया जाता है वो क्या ये है? तो वो 100% यही है, क्योंकि हमारा D फॉर्मूला के मुताबिक, दिए गए मुताबिक D = b² - 4ac ही होता है, और इस D के माध्यम से हम 2 रूट फाइंड करते हैं, अल्फा एंड बीटा। वैल्यू ऑफ अल्फा बनता है -b + √d/ 2a, और हमारा बीटा बनता है -b - √d/ 2a। यानी कि कंबाइंड फॉर्म में अगर हम लिखे तो बनता है आंसर प्लस और माइनस, यानी कि यहाँ प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है, यानी -b ± √d/2a। तो ये स्टेटमेंट भी 100% श्योर, यानी कि ट्रू है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमको
स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या 333O AP है कि नहीं है। कई सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि सर AP असेंडिंग फॉर्म में ही होती है, AP डिसेंडिंग फॉर्म में ही होती है। AP असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, AP होना या ना होना वो एक ही बात पे डिपेंड करता है कि वो AP का जो कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस होता है। कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस का मतलब क्या, पहला डिफरेंस जैसे कि मैं D1 मेजर करूं तो आप लोग जानते हो D1 कैसे हम फाइंड करते हैं, तो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हम D2 कैसे फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। हम D3 कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। यानी कि यहां पे तो सारे के सारे टर्म सेम ही है, 3 3 3, तो ये AP है। हाँ ये AP है, क्योंकि ये AP आप असेंडिंग ऑर्डर में गिनो या डिसेंडिंग ऑर्डर में गिनो एक ही है। क्यों, क्योंकि हर एक टर्म के, हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के अंदर हम 0 ऐड करते जा रहे हैं। 3 + 0 ऐड करेंगे तो नया टर्म 3 आ जाएगा, उसमें 0 ऐड करेंगे तो नया टर्म 3 आ जाएगा, उसमें 0 ऐड करेंगे तो नया टर्म 3 आ जाएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस इन सब का क्या है, 0, और वो क्या है, सेम। यानी कि D1 D2 D3 वॉल आर सेम, ये सब के सब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये AP है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट जो हमारा है कि ये AP है कि नहीं, वो भी क्या है, 100% ट्रू। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि cos 45 की वैल्यू 1/√2 कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़े उसके अंदर एक्सरसाइज 8.2 का जो टेबुलर फॉर्म था हमारे एंगल्स का, उसके अंदर ये चीज बताई गई थी कि cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2। साथ में ही दिखा दूं, आप साथ में ही बता दूं, sin 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2। अगर क्वेश्चन आता है तो दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ये जो cos 45√2 1/√2 होता है, तो यस 100% श्योर, ये आंसर भी क्या है, ट्रू। गॉट इट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। वी कैन से MCQ टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऐसा भी आपको दे सकता है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन, यानी कि आपको ABCD में से चूज करना है। अब यहां देखिए 14 नंबर के चैप्टर में से एक क्वेश्चन है, बेसिक वालों को बहुत काम में आएगा, इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं मैक्सिमम। आपको x बार यानी कि मीन की वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ है, मीन की वैल्यू दी हुई है, और z यानी कि मोड की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है, मोड की। और आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है मीडियन। क्या ढूंढना है, मीडियन। आपको मोड और मीन की वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है। अब हकीकत में जब आप ये चैप्टर पढ़े हो स्टैटिस्टिक, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला है जो इन तीनों चीजों को कंबाइन करता है। z = 3m - 2x बार, ऐसा एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम कोई भी दो वैल्यू दी हो तो तीसरी वैल्यू को आसानी से ढूंढ सकते हैं, है ना। यानी कि अगर हम सेम ये x बार की वैल्यू हम यहाँ रख दे, हम z की वैल्यू यहाँ रख दे, तो हमको m मिल ही जाएगा। पर हम ऑब्जेक्टिव लेवल सॉल्व कर रहे हैं, तो एक चीज दिमाग में ऑलवेज रखो कि कभी भी आपका x बार या आपका z अगर इक्वल है, क्या है, इक्वल, मतलब कि ये दोनों वैल्यू सेम है, चाहे यहाँ 5 है 5 है, 2 है 2 है, 8 है 8 है, यानी कि इक्वल है, तो आपका मीडियन भी वो ही बनेगा। आपको चेक करना हो तो आप वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो। x बार की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करते हो तो 25 2 ज़ा 50, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। मीडियन हमको ढूंढना है, हमारा जो z है वो भी 25 ही है, -50 को यहाँ ले लो, यानी कि +50 हो जाएगा। 25 + 50 बनेगा 75। सामने हमारे पास 3m, 3 से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो आंसर आता है 25। एज आई टोल्ड, वो आंसर सेम बनने वाला है, यानी कि 25। दूसरे भी आप अपने हिसाब से कोई अलग अलग, जैसे कि 2 रख के या 8 रख के या 7 रख के आप लोग चेक कीजिएगा क्या ये फॉर्मूला सही है हर एक आंसर, हर एक नंबर्स के लिए, तो आपको वो चीज़ पता चलेगी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर यहाँ पे निकल आने वाला है वो क्या है, A। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है P of A + P of A bar = ब्लैंक। तो प्रोबेबिलिटी एज आई टोल्ड 14 लेसन और 15 लेसन, बेसिक मैथमेटिक्स वालों के लिए, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए, दोनों के लिए इतना इंपॉर्टेंस रखेगा, लेकिन बेसिक वालों के लिए कुछ ज़्यादा, क्योंकि उसमें से चैप्टर का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछ सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी की शुरुआत यहाँ से होती है कि आप प्रोबेबिलिटी को लेके अगर क्वेश्चन पढ़े हो तो आपको पता होगा कि किसी भी प्रकार की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है। यानी कि मेरी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है।
तो यहाँ पे हमको बताया गया है P ऑफ A एंड P ऑफ A बार, उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। P ऑफ A का मतलब क्या है? P ऑफ A का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, यानी कि कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी होना। P ऑफ A बार का मतलब क्या है? P ऑफ A बार का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। नॉट इवेंट का मतलब वो प्रोबेबिलिटी का नहीं होना। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी का होना और कोई भी प्रोबेबिलिटी का नहीं होना, उनका टोटल ऑलवेज 1 होता है। क्या होता है? ऑलवेज 1। आप कोई भी प्रकार की प्रोबेबिलिटी ले लो, आप कोई भी क्वेश्चन को ले लो, उसकी जो भी हमारे पास इवेंट होती है वो सारी की सारी इवेंट का टोटल ऑलवेज क्या बनता है? 1। तो ये ध्यान रखिएगा खास, यहाँ पे P ऑफ E करके भी कई बार दिया जाता है, तो घबराना नहीं है, ये सेम ही होता है। ABCD लेटर तो हम इवेंट को दिखाने के लिए करते हैं, हम इवेंट के लिए E यूज करें, A यूज करें, B यूज करें, वो हमारे पर डिपेंड है। सो P ऑफ E इज ऑलवेज P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन A 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा खास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं। कार्ड्स के क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कार्ड्स के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम जनरली आप कोई भी पेपर सेट के अंदर देखते होंगे कि कार्ड्स के क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से दिए होंगे कि सबसे पहले तो 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं। वो 52 कार्ड्स उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, 1 2 3 4। क्लियर? यानी कि ये 4 भाग में डिवाइड हुआ है, वो 2 टुकड़ों में मेनली डिवाइड है, 2 पार्ट एंड 2 पार्ट। अच्छी तरीके से इसको समझ लो। हमारे पास जो 2 पार्ट है वो कौन से होते हैं? वो कार्ड्स होते हैं ब्लैक कलर के। कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के। ब्लैक कलर के अंदर शेप कौन से होते हैं? एक होता है स्पेड। क्या होता है? एक होता है स्पेड। एक होता है क्लब। क्या होता है? एक होता है क्लब कार्ड। तो ये दोनों जो शेप है वो कौन से कलर में आते हैं? हमारे ब्लैक कलर में। सेम ऐसा ही रेड कलर के अंदर कौन आते हैं? तो रेड कलर के अंदर आता है डायमंड शेप। कौन आता है? रेड कलर में आता है डायमंड शेप। और एक आता है रेड कलर के अंदर हार्ट शेप। कौन आता है? हार्ट शेप। यानी कि ये 4 चीजें जो है वो यहाँ पे होती है। अब इन चारों 4 शेप के हमारे पास कितने टोटल 13 कार्ड होते हैं। 13 कार्ड इसके होते हैं, 13 कार्ड इसके होते हैं, 13 कार्ड इसके होते हैं और 13 कार्ड इसके होते हैं। अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ लेना। ऐसा एक नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू अगर कार्ड्स को लेके आता है तो आपको आना चाहिए। अब वो 13 कार्ड्स के अंदर हमारे पास ध्यान रखिएगा खास क्या होता है? 3 फेस कार्ड होते हैं। क्या होते हैं? 3 फेस कार्ड, जैक, क्वीन एंड किंग। ये तीनों 3 क्या होते हैं? फेस कार्ड। यहाँ पे भी सेम 3 फेस कार्ड होते हैं, यहाँ पे भी सेम 3 फेस कार्ड होते हैं और यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड होते हैं। प्लस इन सबको फेस कार्ड कहते हैं, मैं मेंशन करता हूँ, साथ में आप लिखते जाइएगा। साथ में ही जैक, क्वीन और किंग के साथ एक हमारा होता है 1 नंबर यानी कि न्यूमेरिक कार्ड। वो कार्ड को हम कहते हैं एस कार्ड। क्या कहते हैं उसको? एस कार्ड। एस कार्ड यानी कि इक्का, आप हिंदी में कहते हो इक्का। यानी ये जो है वो हार्ट शेप के लिए भी 1 है, क्लब के लिए, माफ कीजिए, स्पेड के लिए भी 1 है, क्लब के लिए भी 1 है, डायमंड के लिए भी 1 है और हार्ट के लिए भी 1 है। यानी कि चारों 4 शेप के लिए जो हमारा एस कार्ड होता है वो भी क्या होता है? 1। बाकी की सारे 2 से लेके 10 तक सबके सब कौन होते हैं? न्यूमेरिक कार्ड होते हैं। कौन होते हैं? सबके सब न्यूमेरिक कार्ड। अब इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि हमारा ही क्वेश्चन उठा लीजिए, पूछा गया है कि 52 प्लेइंग कार्ड है जो कि वेल शफल है, अच्छी तरीके से शफल किए गए हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड बीइंग अ किंग ऑफ अ रेड कार्ड, किंग ऑफ अ रेड शूट, आई एम सॉरी, किंग ऑफ अ रेड शूट, यानी कि रेड कलर का किंग। तो आप यहां से देख सकते हो कि रेड कलर का किंग, तो ये जो है वो कलर हम लिखना रह गया, वहां पे लिख देता हूं। ये जो है वो रेड कलर के कार्ड है। रेड कलर का जो किंग है, रेड कलर का किंग वो क्या है? समझ लो, यहां पे आ जाओ, ये रेड कलर है। रेड कलर के अंदर हमारे पास 13 कार्ड यहां पे है, 13 कार्ड यहां पे है। यहां भी सेम मैंने बताया था क्या होते हैं? जैक, क्वीन, किंग, यानी कि एक किंग इसके पास है, एक किंग इसके पास है, यानी कि टोटल कितने किंग हो गए? 2 किंग हो गए। तो ध्यान रखिए हमारे पास कितने टोटल किंग ऑफ अ रेड शूट कितने हैं? टोटल हमारे पास 2, यानी कि फेवर हो रही है 2 की। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं? 52। 2 से अगर उड़ा देते हैं आंसर आ जाएगा 1/26। क्लियर है? तो हमारा जो ऑप्शन चूज और करना है हमको वो निकलेगा बी। ठीक है, तो अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। ये जो कंसेप्ट है वो आपको दिमाग में बैठना चाहिए। चारों 4 के नेम फिर से रिपीट करता हूँ। एक स्पेड है,
एक क्लब कार्ड होते हैं, एक डायमंड शेप होते हैं और एक हार्ट शेप के कार्ड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17x + 23y = 40। यहां पे जब ऐसे प्रकार का क्वेश्चन आता है, दो इक्वेशन जैसे यहां पे मेंशन है, जैसे दो इक्वेशन यहां पे दिए गए, वैसे अगर दो इक्वेशन कोई भी दिए जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, चलो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देते हैं। पर आप देखो यहाँ बड़े बड़े नंबर है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 23 है। आप अगर एलिमिनेशन भी करने बैठोगे तो भी बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आएंगे। साथ में आपको x + y ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको यहाँ याद हो जाती है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। कैसी है, तो दोनों इक्वेशन को हम सबसे पहले लिख देते हैं, 17x + 23y = 40, एंड दूसरा जो है वो क्या है, 23x + 17y = 80। बराबर। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों का टोटल कर देते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको तो x + y चाहिए ना। ध्यान रखिएगा, x + y। ऐसा ही दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है, मान लो आपको यही क्वेश्चन है और कहा जाए कि x - y ढूंढो, तो आपको क्या करना है, उस वक्त इनको माइनस करना है। ठीक है, फिलहाल हमारा प्लस वाला क्वेश्चन है तो वो जाते हैं। 17x + 23x हम लिखते हैं 40x + 23y + 17y हम लिखते हैं 40y = 40 + 80 लिख देते हैं 120। अब मैं पूरे में से 40 कॉमन ले लूं, या तो यहां से 40 कॉमन लेके सामने डिवाइड में जाने दूं, तो हमारे x + y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। हमको तो ढूंढना x + y ही है, तो सामने हमारे पास कितना बचा, 120। 40 से अगर हम उड़ाते हैं तो आंसर कितना निकलेगा, 3। यानी कि x + y की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आ गई, 3। एकदम सिंपल 2 से 3 स्टेप में हो गया, ना कोई एलिमिनेशन करने की जरूरत पड़ी, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ना सब्स्टिट्यूशन। आंसर सीधा निकल के कितना आ गया, 3। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस दिया हो तो हम उसको उस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स, अलग अलग प्रकार की जो फिलअप्स है उसकी हम बात करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स वालों के लिए एक थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन कि बेसिक मैथमेटिक्स वाले के लिए फिलअप्स के अंदर भी यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं, 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, पर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों को वो ऑप्शन दिए जाते नहीं है। तो आपको खास दिमाग लगाना है कि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मान लो ये 1 टाइप ऑफ 1 वर्ड क्वेश्चन है, तो हमको इसे जितना जल्दी हो सके सॉल्व करना है। चलिए, अब इफ 10 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, बता ही दिया गया है कि ये इक्वेशन का 10 एक सॉल्यूशन है। यानी कि अगर वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हुआ है तो वो x और y की वैल्यू जो कैरी कर रहा है वो क्या है, वो कर रहा है 1 and 2, 1 and 0 माफ कीजिए, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। बराबर। अब हमारे इक्वेशन में y तो है नहीं, सिर्फ x ही है, तो x की वैल्यू वहां पुट कर देते हैं और k को सब्जेक्ट बना लेते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए, 8 1s are 8 + 5k = 18। 8 1s are 8 को राइट साइड भेज देते हैं, 5k = 18 - 8, यानी बन जाएगा 10। 5 से उड़ाते हैं 2, k का आंसर आ जाएगा सीधा 2। आई बात समझ में? यानी कि हम इस प्रकार के सम को डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया हो तो सीधा वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे निकलेगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, देखो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ढूंढना हो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो, पर डिस्टेंस फॉर्मूला में हम हर वक्त ऐसा स्क्वायर रूट लगाते हैं कि भाई फर्स्ट माइनस फर्स्ट होल स्क्वायर, यानी x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो ये तो 1-2 मार्क का सम हो जाएगा अगर हम इसको पूरा करने बैठेंगे। हमको अब हमारा दिमाग थोड़ा सा स्पीड में लगाना है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, डायरेक्ट दिमाग चलना चाहिए। फर्स्ट माइनस फर्स्ट, 2 - 4 -2 उसका होल स्क्वायर, प्लस सेकंड माइनस सेकंड, 3 - 1 2 उसका होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, टोटल आंसर क्या आएगा 8। तो आप कह रहे थे सर हर बार रूट लगता है, तो अब आखिर में रूट लगा दो, क्योंकि हमको ये न्यूमेरिकल के तौर पे तो पूछा नहीं है, हमको तो एमसीक्यू के तौर पे पूछा गया है या फिलिप्स के तौर पे पूछा गया है। हमको तो सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर ही लाना है ना, हमको स्टेप्स दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो आखिर में रूट निकाल लेंगे, बार बार रूट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। रूट 8 यानी कि 4 2 जा फैक्टर निकाल लें, क्योंकि 8 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा कितना 2, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, मतलब वो रूट में पड़ा रहेगा, यानी 2√2 यूनिट। क्या आंसर निकलेगा 2√2 यूनिट। यूनिट खास लिखना भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम यूनिट वाइज ही चलते हैं, सेंटीमीटर मीटर में नहीं चलते। ध्यान रखिएगा, आंसर निकला
√2 यूनिट। गॉट इट? क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू बैंक, मतलब कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। समझो क्वेश्चन में मेंशन है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या? हमारे पास एक आइडेंटिटी ऑलरेडी है, क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, ये तो प्राइम और प्राइमरी आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर ना? जो भी बच्चे ये चीज को फेस कर रहे हैं, ये चीज दिमाग में चलनी चाहिए कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, तो मैं उल्टा कर दूं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कर दूं तो वो क्या निकल के आ जाएगा? वो निकल के आ जाएगा -1। क्या निकल के आ जाएगा? -1, क्योंकि यहां हमने उल्टा किया, यानी कि एक हद पे हमने माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस को कॉमन लिया वो सामने जाएगा, मतलब कि सीधा आंसर क्या निकलेगा? 1, बट माइनस की साइन के साथ। क्लियर? आंसर निकलेगा -1। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। चलो पॉइंट पी, ये सर्कल का ये क्वेश्चन हर बार होगा, हर बार बोर्ड के पेपर्स के अंदर भी आप देखिएगा, अगर कोई पेपर सेट हो तो देखिएगा, ये क्वेश्चन न्यूमेरिक के तौर पे भी पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी कहीं ना कहीं आया है। तो सबसे पहले इसमें फिगर बनाना मेन बात है। सबसे पहले क्वेश्चन में है कि पॉइंट पी लाइज इन द एक्सटीरियर टू ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल मेरे पास है, ये सेंटर ओ है, बाहर कहीं पे पॉइंट पी है। आप लोग अगर कंस्ट्रक्शन सीखे हो तो आपको पता होगा, हमने टेंजेंट बनाने वाले कंस्ट्रक्शन इसी मैनर से सीखे हैं, ठीक है ना? तो बाहर कोई एक पॉइंट हमने ले लिया P। नाउ टेंजेंट थ्रू P टच द सर्कल एट A एंड B। टेंजेंट थ्रू P सर्कल को A पॉइंट पे और उसी सर्कल को B पॉइंट पे क्या हो रहा है? टच हो रहा है। यहाँ पे मैंने A पॉइंट ले लिया, यहाँ मैंने B पॉइंट ले लिया। नाउ टेंजेंट थ्रू P टच सर्कल A एंड B इफ द एंगल फॉर्म बाय PA एंड PB। PA और PB के बीच का ये जो एंगल है जो फॉर्म हो रहा है वो कितना है? 80 डिग्री। कितना है? 80 डिग्री। तो PO सेंटर का नाम POA, हमको ये एंगल कितना है वो जानना है। मान लो मैं इसको जोड़ देता हूं, तो यहां आप दो तरीके से एंगल को जान सकते हो। एक, ये 80 है, लाइन बीच से गई है, बाइसेक्टर होगा, तो हमको ये चीज तो पता है कि ये आधा एंगल हो जाएगा, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। और ये एंगल तो 90 ही होता है, क्योंकि कोई भी टेंजेंट सर्कल के सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन के साथ 90 डिग्री बनाता है, ये भी हम जानते हैं। तो ये कितना होगा? तो कि ट्राइंगल का फिनोमिना जो है, ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, टोटल तीनों का 180 होता है। उससे हो सकता है कि 90 + 40 इज प्लस समथिंग लाइक दिस इज द x इज इक्वल टू 180। फिर टोटल करके हम 180 में से इसके टोटल को निकाल दें, यानी कि 130 को अगर 180 से निकाले तो आंसर 50 आ जाएगा। क्लियर ना? तो वो चीज हम जानते हैं कि चलो आंसर 50 आ गया। पर इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो। कैसे कर सकते हैं? समझो, ये 80 है तो पूरा कितना, पूरा माफ कीजिए 80 है तो ये आधा 40 होगा। तो ये सामने आप लोग वो भी चीज सीखे हो कि कोई भी सर्कल के इस तरफ से बाहर की साइड बने हुए टेंजेंट के साथ ये दोनों एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना होता है? 180। तो एक साइड का एंगल अगर 80 है तो एक साइड का एंगल 100 होगा। इधर 80 का आधा 40 किया हमने, तो इधर 100 का आधा 50 कर सकते हैं ना। यानी कि ये सब टोटलिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 80 तो सामने 100, 100 का आधा 50, तुरंत 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप करना चाहो शॉर्ट ट्रिक तो भी आप कर सकते हो। हमारा आंसर 50 डिग्री इस पैटर्न से भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ थर्ड टाइप, आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट्स। हमको एकदम शॉर्ट में आंसर देने, वन वर्ड के अंदर। इस प्रकार के क्वेश्चन में खास ध्यान रखेगा, यहां बच्चों को ज्यादा दिक्कत रहती है। इन द सर्कल विथ रेडियस आर द मेजर ऑफ एन एंगल सेक्टर इज P डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ दैट सेक्टर। सेक्टर क्या है? तो कि सेक्टर है कोई भी सर्कल, आप लोग सीखे चैप्टर नंबर 12 में, कोई भी सर्कल के सेंटर के पास दो रेडियस के माध्यम से कोई पर्टिकुलर एंगल के यूज से या हेल्प से जो पूरा ये टुकड़ा कवर हुआ उसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। यानी कि ये सेक्टर है, छोटा सा टुकड़ा है, इसलिए हम इसको माइनर सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर। ये जो पूरा पार्ट है, ये बाकी का जो पूरा भाग है, उस भाग को हम, ये जो पूरा भाग है उस भाग को हम क्या कहेंगे? ये भी एक प्रकार का सेक्टर ही है, पर ये सेक्टर को क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। रेडी? सेम ऐसा एक साथ में दिखाई दूं, अगर हम चालू ही किया है तो ऐसा ही सर्कल है, और अगर कोई कॉर्ड हो और वो ऐसा यहाँ पे कोई रीजन कवर कर रही है तो उसको हम नाम देंगे सेगमेंट। क्या नाम देंगे? सेगमेंट। क्या नाम देंगे? सेगमेंट। और बाकी बचा हुआ जो भाग है
उसको हम क्या, ये भाग जो है पूरा ये जो कवर हुआ है उसको भी हम सेगमेंट ही कहेंगे, बट ये छोटा है इसलिए ये माइनर है, ये बड़ा है इसलिए हम क्या कहेंगे इसको मेजर सेक्टर, क्या कहें, माफ कीजिए सेगमेंट, क्या कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्लियर। अब ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को हम अगर क्लियर कर दें अपनी तरीके से तो एक सीधी सीधी बात बनती है, क्या बात बनती है कि मेजर सेक्टर जो है हमारे पास, क्या मेजर सेक्टर जो है वो मेजर सेक्टर उसका एरिया ढूंढने का फॉर्मूला, मेजर सेक्टर का एरिया ढूंढने का फॉर्मूला वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया है। सेक्टर का एरिया क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो यहां क्वेश्चन में वही मेंशन है कि इन द सर्कल विथ रेडियस आर, इस आर की जगह पे क्या रख दो, कैपिटल आर, बाकी सब सेम, पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा पी डिग्री, क्या आ जाएगा पी डिग्री, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर पी डिग्री अपॉन 360। क्लियर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के मुताबिक एरिया का फॉर्मूला। बाकी हकीकत में एरिया का फॉर्मूला ये है, थीटा की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है, अगर हाइपोथेटिकल डेटा, ये जो है वो हाइपोथेटिकल डेटा है तो उस प्रकार से रख सकते हैं, नंबर से तो हम उस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि पी डिग्री जो है वो हमारा थीटा है, कैपिटल आर हमारी रेडियस है, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, हमने डिस्कस किया वैसे ही निकलेगा, क्या पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा पी डिग्री, क्या आ जाएगा पी डिग्री, थीटा की जगह पे हम लिखेंगे पी डिग्री अपॉन 360। क्लियर, आई बात समझ में। तो खास ध्यान रखिएगा, पूरा कंसेप्ट जो है साथ में रिलेटेड कंसेप्ट को भी मैं पढ़ाते जा रहा हूं तो आपको सारी चीजें पता चले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 16 एमसीक्यू ही करने हैं, आपको इस 16 एमसीक्यू के साथ साथ और भी कई सारी बातों को मैं साथ में बताता जा रहा हूं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो सबसे पहले हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का आपको जो वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या फॉर्मूला है 4/3, माफ कीजिए हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब, अगर स्फीयर होता तो 4/3, हेमिस्फीयर हो तो उसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 पाई आर क्यूब के अंदर हमको क्या करनी है, वैल्यू डालनी है। हमारे पास रेडियस 7 सेंटीमीटर है, चलो वैल्यू डालते हैं 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 7 × 7 × 7, क्यों, क्योंकि हमारे पास आर का क्या है यहाँ पे क्यूब है, क्या है आर का क्यूब, यानी 2 × 22, अगर आपको ऐसा करना हो तो आंसर आ जाएगा 44, डिवाइड बाई 3 रखो क्योंकि 1 7 तो वैसे भी कट हो जाने वाला है। ठीक है, नाउ इंटू 7 7 जा 49, यानी कि हमें इसको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। रेडी, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यानी कि हम ऊपर की साइड 44 और 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारा जो तकरीबन आंसर निकल के आएगा वो आंसर क्या निकल के आएगा 718.888, यानी कि 718.8। तो ये जो है वो हमारे वॉल्यूम का आंसर बनेगा। आई बात समझ में। तो खास ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हालांकि एक न्यूमेरिकल के तौर पे पूछ सकते हैं 2 मार्क में, पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में है 1 वर्ड के अंदर, तो हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 718.8 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, सेंटीमीटर क्यूब, वरना मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा खास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का, वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। दिया गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की संभावना बताइए। एक्सपेरिमेंट ऑफ द थ्रोइंग बैलेंस डाई, डाई ध्यान रखिएगा 2 चीजों, एक डाई और एक डाइस। अगर डाइस दिया है तो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 होते हैं। आप एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन फेस किए हो, यहां पे 36 आउटकम होते हैं व्हेन डाइस गिवन, बट ओनली डाई गिवन, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बनते हैं 6। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसी हमारे पास कितनी संभावनाएं आती है, कितनी प्रोबेबिलिटी आती है, ऐसी हमारे पास 6 प्रोबेबिलिटी यहां पे मौजूद है। ठीक है, अगर डाइज होता तो हमारे पास 36 आउटकम होते, लाइक 1 1 1 2 1 3 से लेके 6 तक। आप अपने एग्जाम्पल्स के अंदर एनसीईआरटी के वो चीज देख सकते हो। ठीक है, चलिए हमको पूछा गया है कि ये 6 आउटकम में से अगर प्राइम नंबर मेरे डाई के ऊपर आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। तो मुझे तो वो पता होना चाहिए सबसे पहले कि इन 6 में प्राइम नंबर कौन है, और प्राइम नंबर क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर का मेन जो डेफिनेशन है वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या है कि उसका दूसरा कोई उसके अलावा फैक्टर होना चाहिए नहीं। बट याद रखने की सीधी टेक्निक हमारे पास है, जो आप पहले सीखते आए कि जो सिर्फ खुद के ही टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या, जो सिर्फ खुद के ही टेबल में आते हैं, यानी कि 1 क्या खुद के 1 को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे कि सर क्या 1
प्राइम नंबर है? नहीं, 1 को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। 1 को क्या कहते हैं हम? 1 को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, यानी कि उसको प्राइम नंबर की लिस्ट में गिना जाता नहीं है, उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज द को प्राइम नंबर। गॉट इट? तो ध्यान रखिएगा खास, 1 को प्राइम नंबर की लिस्ट में लेना नहीं है। नेक्स्ट 2 जो है, 2 क्या खुद के टेबल में ही आता है? हाँ, 2 दूसरे कोई टेबल में नहीं आता। 3 भी सेम, दूसरे कोई टेबल में नहीं आता। 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है। 2 2 जा 4, मतलब वो खुद के टेबल में तो आता ही है, साथ में 2 के टेबल में भी आता है, तो वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। 5 जो है यानी कि 5 जो है वो भी खुद के टेबल में ही आता है। 6 तो 2 के टेबल में आ जाता है, एक 2 के टेबल में भी आता है और एक 3 के टेबल में भी आता है, यानी कि वो भी प्राइम नंबर है नहीं। तो आउट ऑफ दिस 6 हमारे पास कितने टोटल हमारे पास 3 ऐसे नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, यानी कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हमारा आंसर निकल के आएगा 1/2। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे क्या? 1/2, या तो हम लिखेंगे 0.5। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है 16 नंबर का, वो क्वेश्चन में मेंशन है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द रमेश विन द मैच, रमेश मैच को विन करेगा यानी कि जीतेगा, उसकी संभावना है 0.48। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश डज नॉट विन द मैच, रमेश जो है वो मैच नहीं जीतेगा, उसकी संभावना। याद करो, इसी पेपर में हमने आगे ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, प्रोबेबिलिटी का होना और प्रोबेबिलिटी का ना होना, इवेंट एंड नॉट इवेंट, दिस इज द नॉट इवेंट, दिस इज द इवेंट, यानी कि एक ऐसा पार्ट है जो हो रहा है, एक ऐसा है जो नहीं होगा, यानी कि होना ना होना, उनका टोटल ऑलवेज क्या रहता है? 1। हमने इसी पेपर के अंदर आगे ऐसा एक ऑब्जेक्टिव देख लिया, ठीक है। यानी कि P ऑफ A वो हमको मेंशन करके क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। कितना है P ऑफ A? P ऑफ A हमको दिया हुआ है 0.48। क्या दिया हुआ है? 0.48 प्लस P ऑफ A बार, यानी कि ना जीतने की संभावना, वो तो हमको ढूंढनी है, इज इक्वल टू 1। राइट साइड ले लेते हैं, यानी कि 1 से उसको निकाल देते हैं, तो क्या निकलेगा? 1 माइनस 0.48, आंसर निकल के आएगा 0.52। क्लियर? यानी कि रमेश अगर मैच जीतता है तो उसकी संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.48 है, तो वो नहीं जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.52। जीतने की संभावना अगर 0.48 है तो ना जीतने की संभावना क्या होगी? 0.52। गॉट इट? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, खास ध्यान रखिएगा। तो आज हमने बच्चों यहाँ पे बहुत से ऐसे क्वेश्चन किए, बहुत से ऐसे ऑब्जेक्टिव किए जो ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड के अंदर काम में आ सकते हैं। यही नहीं, सिर्फ उसके अलावा उसके जैसे क्वेश्चन, उसके साथ रिलेट करने वाले सारे कंसेप्ट को मैंने आपको पढ़ाया है। अब आपकी एक प्राइम ड्यूटी बनती है कि अगर आपको इसके जैसे नए नए ऑब्जेक्टिव दिमाग में आते हैं, तो आपको उसको लेके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप चैट सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चन को रखा सकते हो, वहाँ पे आप उसको रख सकते हो। मैं जितना हो सकता है उतना ट्राई करूँगा कि आपको वो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है? सो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए पेपर के साथ, कुछ नए ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक थैंक्स अ लॉट।